स्वागत है आपका हमारे आज के इस बहुत ही खास और विस्तार से भरे एक्सप्लेनेर में। आज हम बहुत इत्मीनान से गहराई में जाकर एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में आपका नजरिया बदल देगा। देखिए, इतिहास को अक्सर हम क्या मान लेते हैं? बस उन घटनाओं की एक लंबी सी लिस्ट जो बहुत पहले घटित हो चुकी हैं, जिन पर अब धूल जम चुकी है, राइट? लेकिन सच्चाई सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। प्राचीन भारत के विशाल भूगोल और शुरुआती सभ्यताओं से लेकर आज की आधुनिक और उलझी हुई वैश्विक कूटनीति तक हम देखेंगे कि कैसे इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जीवंत और गतिशील शक्ति है। ये वो अदृश्य धारा है जो आज भी, इस वक्त भी हमारे वर्तमान को आकार दे रही है और कहीं न कहीं हमारे भविष्य की रूपरेखा भी तय कर रही है। भारत की इस अद्भुत जीवंत विरासत से लेकर 20वीं सदी में पूरी दुनिया के नक्शे के पलटने तक हम हर उस अहम पड़ाव को बारीकी से समझेंगे जिसने हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो अपने इस लंबी यात्रा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से। जरा सोचिए, कोई सभ्यता हजारों सालों तक बिना टूटे निर्बाध रूप से कैसे जीवित रह सकती है? यदि हम विश्व इतिहास पर नजर डालें तो दुनिया की कई महान और बहुत प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वो मिस्र हो या मेसोपोटामिया, समय की आंधी में या तो पूरी तरह से खत्म हो गई या फिर उनका स्वरूप ही पूरी तरह से बदल गया। पुरानी मान्यताओं को हटाकर उनकी जगह नई मान्यताओं ने ले ली। लेकिन भारतीय संस्कृति ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। इसके इतने लंबे समय तक टिके रहने का, जीवित रहने का रहस्य पुरानी चीजों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि नए विचारों, नई संस्कृतियों और यहाँ तक कि बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को भी अपने अंदर समाहित कर लेने की उस अद्भुत क्षमता में छिपा है। इस सभ्यता ने, सच कहूं तो, एक स्पंज की तरह काम किया है। एक ऐसा स्पंज जिसने सब कुछ सोखा और खुद को और भी ज्यादा समृद्ध कर लिया। और यही वो ऐतिहासिक रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस ऐतिहासिक सफर का हमारा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम हजारों सालों के इस विशाल इतिहास को 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे भूगोल ही असल में नियति है। फिर हम बात करेंगे प्राचीन नींव और हमारी कला की। उसके बाद हम मध्यकालीन युग के उस बेहतरीन सांस्कृतिक समन्वय को समझेंगे। फिर बारी आएगी उपनिवेशवाद और उसके खिलाफ उठे प्रतिरोध की। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे हमारे इस आधुनिक विश्व का पुनर्लेखन हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की ओर, जहां हम बात करेंगे कि कैसे भूगोल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं, बल्कि इतिहास का मुख्य मंच तैयार करता है। आप जानते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अक्सर राजाओं, उनके युद्धों और तारीखों पर होता है। लेकिन असल में इस पूरी कहानी का मंच तो भूगोल तैयार करता है। नदियां, विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, घने जंगल, ये सिर्फ प्राकृतिक संरचना नहीं है दोस्तों, ये किसी भी सभ्यता की सांस्कृतिक निरंतरता का जन्मस्थान होते हैं। यही वो चीज है जो भारत की उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाती है, जिसे हम बार बार सुनते हैं, अनेकता में एकता। आखिर ये बनी कैसे? जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ विंध्य और सतपुड़ा जैसे विशाल पहाड़ों, घने जंगलों और थार के रेगिस्तान जैसी आंतरिक भौगोलिक रुकावटों ने लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया। इससे हुआ क्या? इससे अलग अलग भाषाओं, स्थानीय रीति रिवाजों और लोक परंपराओं को अपनी गति से पनपने का एक एकांत मिल गया। हजारों जातियों वाली जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही, उसने भी इस विविधता को और गहरा किया। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए कैसे एकता को बढ़ावा देने वाले कारकों ने अपना जादू चलाया। उत्तर में हिमालय रूपी एक विशाल अभेद्य किले ने और तीनों ओर से घिरे समुद्र ने बाहरी आक्रमणों से एक बहुत लंबे समय तक इस उपमहाद्वीप को सुरक्षित रखा। और अंदर क्या हो रहा था? मौर्य और गुप्त जैसे सार्वभौमिक साम्राज्यों के जो आदर्श थे, पूरे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाले तीर्थयात्रा के जो मार्ग थे, और रामायण तथा महाभारत जैसे हमारे साझा महाकाव्यों ने इस पूरी असीमित भौगोलिक और सामाजिक विविधता को एक ही बहुत मजबूत सांस्कृतिक धागे में पिरो दिया। कमाल की बात है ना? अब हम अपने दूसरे अध्याय की ओर मुड़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी प्राचीन नींव और कला ने इस इतिहास को पत्थरों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शुरुआती इंसानों ने अपना इतिहास सिर्फ कागज के पन्नों पर या ताड़पत्रों पर नहीं, बल्कि पत्थरों और अपनी शानदार वास्तुकला में भी लिखा। और अगर आप इस भौगोलिक स्थानांतरण को देखें
तो ये इतिहास के विकास को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। जरा प्रारंभिक वैदिक काल के सप्त सिंधु क्षेत्र पर गौर कीजिए। उस वक्त समाज कैसा था? वो अर्ध खानाबदोश था, यानी लोग मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे। गायों की अहमियत सबसे ज्यादा थी और वे छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे जैसे लोहे की खोज हुई, कुल्हाड़ियां बनी और जंगलों को साफ करना आसान होता गया, उत्तर वैदिक काल आते आते ये पूरा का पूरा समाज पूर्व की ओर, यानी उपजाऊ गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ गया। आप समझ रहे? इस एक भौगोलिक शिफ्ट ने पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बदल कर रख दी। समाज अब खेती पर टिक गया, जिससे जमीन की अहमियत अचानक से बहुत बढ़ गई और अंततः यहीं से बड़े शहरों और मगध जैसे बेहद शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। अब गंगा के इन उपजाऊ मैदानों में शहरों के इसी उदय को हम इतिहास में द्वितीय शहरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। शहर बने तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से वैश्य और कारीगर वर्ग के पास पैसा आया और वे शक्तिशाली हुए। और जब कोई वर्ग शक्तिशाली होता है तो वो सवाल पूछता है। इन्होंने भी पुरानी और बहुत खर्चीली कर्मकांडीय व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने शुरू किए। इसी गहरे वैचारिक मंथन के बीच से बौद्ध और जैन धर्म जैसे बिल्कुल नए और क्रांतिकारी आंदोलनों का जन्म हुआ। भव्य सांची स्तूप को ही ले लीजिए। ये सिर्फ कला के इतिहास का एक बेहतरीन आईना नहीं है, यह केवल ईंट और पत्थर का एक बेजान ढांचा नहीं है, बल्कि ये मोक्ष के उस नए, बहुत ही सरल और सुलभ मार्ग का सबसे बड़ा प्रतीक है जो समाज के हर वर्ग के लिए खुला था, चाहे वो कोई भी हो। यह उस दौर के वैचारिक और सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे ठोस कलात्मक प्रमाण है। समय के साथ साथ कला, धर्म और वास्तुकला का ये जो रिश्ता था, ये और भी ज्यादा गहरा और दार्शनिक होता चला गया। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चाहे आप उत्तर भारत की ऊंची और घुमावदार शिखरों वाली नागर शैली को देखें या फिर दक्षिण भारत के विशाल भव्य गोपुरम वाली द्रविड़ शैली को, एक बात तय है, ये मंदिर मात्र पूजा करने की जगह नहीं थे। इन्हें पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे रूप यानी एक माइक्रोकॉज्म के तौर पर बहुत ही ज्यादा बारीकी से डिजाइन किया गया था। ये हमारी भौतिक मानव दुनिया को सीधे उस पारलौकिक सत्ता से जोड़ते थे। इसके साथ ही वास्तुकला की इन विशिष्ट शैलियों ने अलग अलग क्षेत्रों की अपनी एक बहुत ही खास और मजबूत सांस्कृतिक पहचान भी स्थापित की, जिस पर आज भी हमें गर्व है और जो आज भी मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समय के साथ ये सब कैसे और विकसित होता है। हमारा तीसरा अध्याय है मध्यकालीन समन्वय, जहां एक नई मिली-जुली पहचान ने जन्म लिया। मध्यकालीन युग को लेकर अक्सर एक आम धारणा होती है। इसे केवल राजाओं के पतन, बड़े बड़े युद्धों और विदेशी आक्रमणों का दौर मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम सतह से थोड़ा नीचे जाकर गहराई से देखें तो ये पुरानी पहचानों को मिटाने का दौर नहीं था, बल्कि ये एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक विलय, एक कल्चरल ब्लेंडिंग का युग था। तुर्क, अफगान और उसके बाद मुगल शासकों के भारत आने से इस उपमहाद्वीप में बिल्कुल नए विचारों और परंपराओं ने कदम रखा। लेकिन यहाँ फिर से क्या हुआ? यहाँ फिर से भारतीय संस्कृति की उसी अवशोषण क्षमता, उसी स्पंज वाली खूबी ने काम किया। एक बहुत ही शानदार इंडो इस्लामिक समन्वय ने आकार लेना शुरू किया। वास्तुकला में आप देखेंगे कि इस्लामी मेहराब और गुंबद भारतीय सजावट और निर्माण शैली के साथ एकदम घुल मिल गए। साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया। पारसी का बहुत विकास हुआ और इसी भाषाई मिलन से उर्दू जैसी बेहद खूबसूरत और मीठी जबान का जन्म हुआ। और इन सबसे परे शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसी दौर में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने जोर पकड़ा। कबीर, गुरु नानक देव और निजामुद्दीन औलिया जैसे महान संतों ने संस्कृत या अरबी जैसी कठिन भाषाओं के बजाय आम बोलचाल की स्थानीय भाषा में अपनी कविताएं रची। उन्होंने कठोर कर्मकांडों को सीधे चुनौती दी और ईश्वर के साथ एक सीधा व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करके धर्म को आम इंसान के लिए बेहद समावेशी और आसान बना दिया। और अब हम इतिहास के उस पन्ने को पलट रहे हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारा चौथा अध्याय, उपनिवेशवाद और प्रतिरोध, ब्रिटिश राज और हमारा लंबा संघर्ष। यूरोपीय ताकतों के भारत आने ने न केवल यहाँ के व्यापारिक ढांचे को बदला, बल्कि सदियों से चली आ रही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की जड़ों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतनी आसानी से संभव कैसे हुआ? जरा 1750 के आसपास के भारत की स्थिति को देखिए। मुगलों का वो विशाल और अजेय साम्राज्य अब तेजी से पतन की ओर था।
दिल्ली में कोई एक मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी जो पूरे देश को बांधकर रख सके। इसके बजाय हुआ क्या? पूरा का पूरा देश बंगाल, अवध, हैदराबाद और मराठा जैसे अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों के एक खंडित ताने बाने में टुकड़ों में बंट चुका था। ये सभी राज्य आपस में ही अपनी सत्ता और प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे थे, और बस इसी राजनीतिक विखंडन और शक्ति के इस खालीपन ने विदेशी व्यापारिक कंपनियों के लिए यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने का एक बिल्कुल सटीक और सबसे आसान अवसर पैदा कर दिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उदय हम इतिहास की किताबों में अक्सर पढ़ते हैं, वो वास्तव में दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे शातिर और सबसे आक्रामक कॉरपोरेट टेकओवर की कहानी है। जी हाँ, एक कॉरपोरेट टेकओवर। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सोचिए, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ मसाले और सूती कपड़े का व्यापार करने भारत आई थी। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठों सहित उत्तर भारत की तमाम बड़ी ताकतों को बुरी तरह कमजोर कर दिया, तो अंग्रेजों ने सत्ता के इस खालीपन का पूरा फायदा उठाया। 1765 में उन्होंने बंगाल में एक बहुत ही चालाकी भरा सिस्टम लागू किया, जिसे द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। ये एक ऐसा क्रूर सिस्टम था जहां प्रशासन की, जनता की सारी जिम्मेदारी तो नवाब के सिर पर थी, लेकिन असली पावर, सारा राजस्व, सारा खजाना कंपनी की जेब में जा रहा था। मतलब समझ रहे हैं आप, बिना किसी जिम्मेदारी के अधिकतम मुनाफा। और देखते ही देखते 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते महज एक निजी व्यापारिक कंपनी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन चुकी थी। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन क्या भारत ने इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों की इस असीमित आर्थिक लूट और क्रूर शोषण को इस देश ने चुपचाप कभी बर्दाश्त नहीं किया। समाज के हर तबके ने देश के हर कोने से पलटवार किया, और ये जो प्रतिरोध था, ये कोई रातों रात अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही उन स्थानीय किसानों और आदिवासियों के छिटपुट विद्रोहों से हो गई थी, जिनकी पुश्तैनी जमीनें और जंगल उनसे बेरहमी से छीने जा रहे थे। यही दबा हुआ असंतोष धीरे धीरे भड़कता रहा और 1857 के एक बहुत ही व्यापक सैनिक और नागरिक विद्रोह में तब्दील हो गया। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिलाकर रख दी। उसके बाद 20वीं सदी में आकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में और वामपंथी विचारधारा के प्रभाव से इस बिखरे हुए गुस्से ने एक पूरी तरह से संगठित और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लिया। दशकों के कड़े संघर्ष, अहिंसा, आंदोलनों और अनगिनत बलिदानों के बाद अंततः स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन आज़ादी की इस खूबसूरत सुबह के साथ ही उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर विभाजन के उस गहरे, हिंसक और बेहद दुखद आघात से भी गुजरना पड़ा। एक ऐसा दर्दनाक बंटवारा जिसके निशान आज इतने दशकों बाद भी हमारी राजनीति और समाज में साफ देखे जा सकते हैं। अब तक हमने विस्तार से भारत की कहानी देखी, लेकिन अब जरा अपने कैमरे को जूम आउट करते हैं और वैश्विक मंच की ओर देखते हैं। हमारा अंतिम अध्याय, विश्व का पुनर्लेखन, आधुनिक सीमाओं का निर्माण। 20वीं सदी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभूतपूर्व और कल्पना से परे बदलावों का समय था। ये वो समय था जहां दुनिया का राजनीतिक नक्शा शाब्दिक अर्थों में मनमाने ढंग से दोबारा खींचा जा रहा था। आज हम विश्व के नक्शे पर जो भी देश और उनकी सीमाएं देखते हैं, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उनमें से बहुत सी सीमाएं ना तो प्राकृतिक हैं और ना ही ऐतिहासिक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन जैसे विशाल और सदियों पुराने साम्राज्यों के ढहने से रातों रात नए देशों का निर्माण हो गया। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीकी महाद्वीप को आपस में बांटने की यूरोपीय देशों की जो एक अंधी होड़ लगी थी, जिसे इतिहास में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है, उसने बिल्कुल कृत्रिम राज्यों का निर्माण कर दिया। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मध्य पूर्व को बांटने वाले साइक्स-पिको समझौते जैसे फैसलों ने तो जैसे हद ही कर दी। सोचिए, इन औपनिवेशिक ताकतों ने वहां रहने वाले स्थानीय लोगों, उनकी सदियों पुरानी संस्कृतियों, उनके कबीलों या जमीनी भूगोल की जरा भी परवाह किए बिना महज मेज पर नक्शा फैलाकर सीधे पैमाने और पेंसिल से अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए लकीरें खींच दी। और दुनिया के नक्शों के साथ खिलवाड़ करने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की भयानक गिरफ्त में आई, तो इस भयंकर वैचारिक लड़ाई ने असल में कई देशों के भौतिक रूप से टुकड़े कर दिए। रातों रात जर्मनी के बीचों बीच बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई, जिसने एक ही शहर के परिवारों और दोस्तों को हमेशा के लिए बांट दिया।
कोरिया और वियतनाम को साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं के हिंसक युद्ध के मैदान में बदल दिया गया और उन्हें निर्दयता से उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया गया। और इसके साथ ही जब कमजोर हो चुकी यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें अपने उपनिवेशों से बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौटीं, तो उन्होंने जाते जाते भारत, पाकिस्तान और फिलिस्तीन, इजराइल जैसे ऐसे बेहद जटिल और दर्दनाक विभाजन किए जिन्होंने उन अनसुलझे संघर्षों को जन्म दिया जो आज भी दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक चुनौती बने हुए हैं। और इसी के साथ इतिहास की इन गहरी परतों को खोलते हुए हम आज के इस लंबे और बेहद खास एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, यदि हमारी इस आधुनिक दुनिया की अधिकांश सीमाएं केवल अपने भू-राजनीतिक फायदे के लिए लौटते हुए साम्राज्यों और महाशक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से खींची गई थीं, तो आज हम जब भी न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं और जिन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें देखते हैं, चाहे वो मध्य पूर्व का सुलगता हुआ तनाव हो या एशिया के उलझे हुए सीमा विवाद, उनमें से कितने असल में आज की समस्याएं हैं और कितने सिर्फ उसी औपनिवेशिक अतीत की गूंज भर हैं। हजारों साल पहले नदियों और पहाड़ों के किनारे से शुरू हुई मानव की एक सरल सी सांस्कृतिक यात्रा आज कृत्रिम रूप से खींची गई सीमाओं और विनाशकारी हथियारों की होड़ तक आ पहुंची है। यह पूरा सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि इतिहास वाकई कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। और जब तक हम अपने इस इतिहास को नहीं समझेंगे, हम अपने वर्तमान की गुत्थियों को कभी भी सही ढंग से नहीं सुलझा सकते। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। इसी विचार के साथ इस लंबी और ज्ञानवर्धक चर्चा में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ।